सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। जाती उम्रा में बहुत अहम इजलास हो रहा है पीडीएम का, और आपने मोहम्मद ज़ुबैर को सुना जो ये बोल रहे हैं कि इजलास हो रहा है, कुछ घंटे इंतज़ार कर लें, खुशखबरी निकलेगी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। क्या खुशखबरी हो सकती है, क्या होने जा रहा है? क्योंकि फ़िलहाल जो सूरत हाल है उसमें पीपल्स पार्टी बज़द इस्तीफ़े नहीं देने, लेकिन मौलाना साहब ये बोल रहे हैं कि हम लोग सब एक हैं, एक नुक्ते पर हैं, एक पेज पर हैं। और क्या ये वाकई इसी पेज के साथ पीपल्स पार्टी चलेगी पीडीएम की, या फिर कुछ इनके फैसले, इनकी हिकमत अमली मुख्तलिफ होगी? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो हेड लाहौर बाबर डोगर साहब, और सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं बाबर डोगर साहब आपकी तरफ आऊँगी। बताइएगा, क्या आपको लग रहा है जाती उम्रा के इजलास से क्या निकलने वाला है? चलिए, मैं बाबर साहब की तरफ वापस आऊँगी, लेकिन सलमान आबिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या फिर से अल्फाज की जगलरी होगी, या फिर अल्फाज का हेर फेर ही होगा, या वाकई आपको भी लगता है कि ये वाकई एक पेज पर हैं और एक साथ हैं, इनकी पॉलिसीज़ डिफरेंट नहीं है? क्या आपको समझ आ रहा है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि पीडीएम कहाँ खड़ी है, उसका ऐलान तो उस दिन बिलावल भुट्टो साहब ने सीईसी के इजलास के बाद कर दिया। और देखिए, पीडीएम से हटकर पीपल्स पार्टी ने अपने फैसले सुना दिए। हालांकि कहा यह जाता था कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ करेंगे और तमाम अपोजिशन जमातों का मुत्तफिका लाए अमल देंगे। लेकिन यहाँ ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने पहले छिक्का मार के पीडीएम को एक डिफेंसिव पोजीशन पे खड़ा कर दिया है। अब जैसे पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया है कि वो सेनेट के और इंतखाबात में भी और ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगी, और ये भी कह दिया कि हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों सतहों पे जद्दोजहद करना चाहते हैं। यानी इस्तीफ़ों की सियासत से उन्होंने लाताल्लुकी दिखाई है। इसी तरीके से पीएमएलएन के अंदर से भी एक ग्रुप निकल आया है जो कहता है कि हम इस्तीफ़ों की सियासत के हामी नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है कि हमारी जमात में भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमें सेनेट के इंतखाबात में और ज़िमनी इंतखाबात में जाना चाहिए। इसलिए आज जब ये पीडीएम का इजलास ख़त्म होगा तो एक फैसला तो ये सामने आ सकता है कि हमें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है। जेयूआई ने कोशिश की थी कि पीपल्स पार्टी को राम किया जाए कि वो सेनेट के इंतखाबात के बारे में अभी अनाउंसमेंट ना करें, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले अनाउंस कर चुकी है। इसलिए अब एक फेस सेविंग चाहिए पीडीएम की क़यादत को कि वो लॉन्ग मार्च कब करेंगे। इस्तीफे तो देखिए आ गए उनके बकौल के, हमें तमाम लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं, लेकिन जो दो अरकान गए थे इस्तीफा देने के लिए वो तो उन्होंने कहा कि ये हमारे इस्तीफे जाली हैं, हमने अभी इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए मुझे लगता यह है कि इस्तीफों की सियासत अभी नहीं चलेगी। लॉन्ग मार्च के बारे में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि पीपल्स पार्टी जो इस वक्त वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सलमान साहब, आपके ख्याल में ये लोग एक पेज पर हैं या फिर काफी साइड पर चली गई है पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से? देखिए, इनका एक पेज तो बड़ा वाज़ेह है और वो उस पर खड़े हैं, और वो है इमरान खान दुश्मनी के ऊपर। यानी वो हर सूरत में इमरान खान की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जाए और मुल्क में नए इंतखाबात हों। यहाँ तक तो उनका इत्तफाक राय है, लेकिन इसके बाद जब स्ट्रेटजी की बात आती है तो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी कुछ और है। मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की स्ट्रेटजी और है। फजलुर रहमान के अंदर भी 4 लोगों ने पार्टी के अंदर से बगावत करके नया ग्रुप बना लिया। यानी जेयूआई के अंदर भी तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। अवामी नेशनल पार्टी आपको कहीं नजर नहीं आ रही पूरे सीन के अंदर, ना आपको महमूद खान अचकजई साहब उस तरह से एक्टिव नजर आते हैं। इसलिए मुझे लगता यह है कि पीडीएम एक पेज पे जो अपने आप को शो कर रही है, उसकी बजाय उसके अंदर इनके दाखिली तजादात इतने नुमाया हैं कि रोजाना की बुनियादों पर अखबारात में तज्जियाकार सियासी पंडित कह रहे हैं कि पीडीएम एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद जरूर है, लेकिन उनका एजेंडा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एजेंडा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बाबर डोगर साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, बाबर डोगर साहब तक मेरी आवाज़ शायद पहुंच नहीं पा रही है। ऐसे सलमान साहब, एक और चीज़, ये जो मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, ज़रा इनके हवाले से मुझे आप बताएंगे, ये इनको हुकूमत ने एश्योरेंस दी है या फिर इनको किसका एतमाद हासिल है? ये जो पैगाम रसानियाँ कर रहे हैं, ट्रैक टू डायलॉग की बात कर रहे हैं, फिर मना करने पर बार बार मरीम नवाज़ के, मौलाना साहब के, उनके ये परसेप्शन जा रहा है कि शायद हुकूमत प्रेशर में है, वो इनको भेज रही है कि जाओ मुलाकातें करो, मामलात को ठीक करना है। ये हो क्या रहा है?
देखिए, सवाल ये है कि अगर हुकूमत ने पैगाम भेजना हो डायलॉग के लिए, तो क्या आपके ख्याल में मोहम्मद अली दुरानी रह गए हैं इस पूरे पाकिस्तान में जिनके जरिए डायलॉग की ऑफर करेंगे? एक बात तो मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात है कि जो लोग ये तासुर दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट दबाव में है और वो मोहम्मद अली दुरानी को भेज रही है, भाई यही मोहम्मद अली दुरानी जब वफद की सूरत में जाके शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट कभी किसी डेलीगेशन की सूरत में लोगों को भेज के पैगाम नहीं देती। पैगाम देखिए बड़ा वाज़ेह है। PMLN के लोग भी चाहते हैं कि कोई इसका कोई रिकंसिलेशन निकल कर सामने आए, जो इस वक्त एक बंद पॉलिटिक्स में खड़े हुए हैं। अच्छा वो डायलॉग तो करना चाहते हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि डायलॉग के लिए पहले इमरान खान इस्तीफा दे। तो इमरान खान तो इस्तीफा नहीं देंगे ना, मुल्क में फौरी इंतखाबात हो रहे हैं। अच्छा, दुरानी साहब का एजेंडा ये है कि सेनेट के इंतखाबात। मेरा सवाल ये कि दुरानी साहब को मैंडेट किसने दिया है? मतलब जाहिर सी बात है कि वो बातचीत करने जा रहे हैं तो खाली हाथ तो नहीं जा रहे होंगे ना कुछ तो पावर उनके पास होगी तो बात करने जाएंगे ना। देखिए, वो उनके पास वो फंक्शन लीग के सेक्रेटरी जनरल है, एक पावर उनके पास ये है। अच्छा, किसी हद तक हुकूमत के अंदर से बहुत से लोग जो डायलॉग के हामी हैं, उन्होंने उनको कहा होगा कि आप जाके उनको कहें कि महाजरा ही छोड़े और डायलॉग की तरफ आए। शहबाज शरीफ ने भी कोशिश की होगी कि वो मोहम्मद अली दुरानी को इस्तेमाल करें और डायलॉग के एजेंडे को प्रमोट करें, क्योंकि खुद शहबाज शरीफ भी डायलॉग के हामी है, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इसलिए और मैंने जो एक और बात आपसे कहनी है कि दुरानी साहब कोशिशें कर रहे हैं कि मार्च में सेनेट के इंतखाबात में उनको पंजाब से या तो PTI जो है फंक्शन लीग को एक टिकट जारी करे ताकि वो सेनेटर बन सके, या PMLN उनको टिकट जारी करे पंजाब से ताकि वो सेनेटर बने। उनकी तो कोशिश इस वक्त ये है कि मार्च में वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले सके किसी पार्टी के टिकट के ऊपर। उसमें वो कितना कामयाब होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि उनके पीछे कोई एस्टैब्लिशमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट है इस डायलॉग प्रोसेस में, जिसको वो ट्रैक 2 डायलॉग कह रहे हैं, मुझे उसका कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताइएगा सलमान साहब कि अभी जो सारी सूरत हाल में कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश में रहीं कि मौलाना साहब ने नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया है और बोला है कि भाई मरियम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही हैं, मरियम के मेरी बात ना सुनने और ख़ुद से ऐलानात करने के बाद मेरे सरबराह होने का फिर क्या फ़ायदा, मैं पीपल्स पार्टी को संभाल लेता। लेकिन मामलात इस तरफ से ख़राब हो रहे हैं कि मरियम जो हैं वो इंटरवीन कर रही हैं और वो खुद से आगे हो रही हैं और मुझसे पूछे बगैर, मुझसे बात सलाह मशवरा किए बगैर मामलात को ख़राब कर रही हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि PDM के सरबराह तो अमली तौर पे मौलाना फजलुर रहमान है, लेकिन पसे पर्दा सारा का सारा PDM जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फजलुर रहमान को जहां गिला मरियम नवाज से है, वही उनको बिलावल भुट्टो से भी है, जरदारी से भी है। तो वो एक तरफा फैसले क्यों कर रहे हैं? अगर मैं PDM का सरबराह हूँ तो ये फैसला तो PDM के प्लेटफॉर्म से होना था कि हमने सेनेट के इंतखाबात में जाना है, ज़िमनी इंतखाबात में जाना है। तो मुझे लगता है कि मौलाना दोनों तरफ से मायूस हुए हैं। उनका ख्याल ये था कि वो पीपल्स पार्टी और PMLN को राम करके अपने लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट कर सकेंगे। अब चले यहाँ पर तो कुछ ऐसी बातें भी हो रही है कि पीपल्स पार्टी बहुत खेल रही है और उन्होंने जो अपना कार्ड शो किए बगैर जो चीज़ें वो खुद चाह रहे थे वो उन्होंने बता दी हैं। और मरियम भी जाहिर सी बात है उधर गई हैं मज़ार पर, उन्होंने दौरा किया है, बड़े अच्छे माहौल में उनकी मुलाकात हुई है, तो अब वो भी कुछ नहीं बोल सकती हैं। मैं इस पर आपसे मज़ीद भी बात करूँगी, लेकिन इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। नदीम साहब, क्या लग रहा है आपको? जाती उम्रा में बहुत अहम इजलास हो रहा है जिसके बाद मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं खुशखबरी निकलेगी PDM के प्लेटफॉर्म से, क्या खुशखबरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं नया साल का आगाज है, एक तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम मोहम्मद जुबैर साहब कौन सी खुशखबरी की तवक्को रखते हैं। होना तो ये चाहिए था कि आज ये इस बात को तस्लीम करते कि इन्होंने ना सिर्फ हुकूमतों में झूठ बोले बल्कि इन्होंने अपोजिशन में भी उस वतीरे को अपनाए रखा। इन्होंने झूठ का आगाज अपनी जिस तरीक से किया कि वोट को इज्जत दो, और इन्होंने ना सिर्फ वोट की तस्लील की, पाकिस्तान के आम कोविड में धकेलने की कोशिश की, लोगों की जानों से खेलने की कोशिश की। आज ये फिर कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। ना सिर्फ ये इस्तीफों से कह करके जी बैक कर गए, 31 दिसंबर तक पूरी कौम इंतजार करती रही, और मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर जो ग्रास रूट लेवल पर जिन्होंने स्ट्रगल की, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये लोग अगर इक़्तिदार में सच नहीं बोल सके, कम से कम अपोजिशन में तो सच बोलेंगे और उस वादे को पूरा करेंगे। वो इनसे ना हुआ। अब खुशखबरी सिर्फ ये आएगी कि ये जो भानुमती का कुर्बा है, ये जो सांझ की हंडी है, जिसको मैं पाप की हंडी कहता हूँ, ये बीच चौराहे में फूटनी है। आसिफ जरदारी का, नवाज शरीफ या
पूरी पीएमएलएन को जावेद हाशमी की उस बात को याद रखना चाहिए जो उन्होंने कहा था कि आसिफ जरदारी की पॉलिटिक्स को समझने के लिए पीएचडी की जरूरत है। ये पीएचडी अभी इन्होंने नहीं की। जरदारी साहब इनका वो हाल करेंगे जो इन्होंने हमेशा इक़्तिदार में आने के बाद पीपल्स पार्टी आसिफ एंड जरदारी कंपनी का किया। तो मैं समझता हूं पाकिस्तानी कौम जिस उम्मीद की तरफ देख रही है, पाकिस्तानी कौम जिस शख्स से तवक्को रखती है, उसका नाम इमरान खान है। सही, इंशाल्लाह। चले ठीक है नदीम साहब, आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त बाबर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन करते हैं। बाबर साहब, नदीम कुरैशी साहब तो बोल रहे हैं कि जाती उमरा के इजलास से कुछ नहीं निकलना, ये साजे की हंडिया जो है बीच चौराहे के फूटेगी और जरदारी साहब जो है इनका बुरा हाल कर देंगे। अब मैं आपका तज्जिया भी चाह रही हूँ, कुछ खबर तो बताएं जाती उमरा में क्या हो रहा है, क्या फैसले होने वाले, खुशखबरी क्या आनी है जो जिसका जिक्र मोहम्मद जुबैर कर रहे हैं? देखिए, पीडीएम के अंदर इख्तिलाफात तो मौजूद है, खास तौर पर इस्तीफों के हवाले से पार्टी का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल खुल के सामने आ गया कि हर सूरत में सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए और जो ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं उसमें भी हिस्सा लेना चाहिए। इस तरह पंजाब में वजीराबाद में भी एक सूबाई असम्बली पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और पीएमएलएन सीरियसली वहाँ पर अपना कैंडिडेट देना चाह रही है। इस सिलसिले में मुझे कैंडिडेट जो है उनको उनके बारे में वो सोच भी रही है और पीएमएलएन के अंदर 60% से ज्यादा ऐसे लोग हैं के हक में नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि हमने ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए और इसके साथ साथ हमें सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए। तो जहां तक सेनेट के इलेक्शंस की बात है, इस्तीफों की बात है, तो उस पे तो मेरा ख्याल है कि आज कंसेंसस हो जाएगा कि हमें सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेना चाहिए। इसमें दूसरी अहम चीज है वो ये है कि क्या ये एक अलायंस की सूरत में ये जो पीडीएम है, ये जो अपोजिशन पार्टीज है, ये सेनेट के इलेक्शन में भी कोई अलायंस करेंगी? पंजाब की हद तक या सिंध की हद तक हमें आएगा या केपीके में मौलाना फजल रहमान है, बलूचिस्तान में है कि मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाए और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। ये चीज जो है ये बड़ी अहम है। इस पे मेरा ख्याल है कि इस पे पीएमएलएन और मौलाना फजल रहमान ये कोशिश करेंगे कि सेनेट के इलेक्शन में इलेक्शन लड़ा जाए। इस्तीफों का तो फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है जो मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो इन्होंने फॉर्मूला तैयार किया हुआ है उसमें तो जनाब पहले इन हाउस तब्दीली है, फिर लॉन्ग मार्च और आखिर में इस्तीफों की तजवीज़ रखी जाएगी। ये जो पीडीएम की पॉलिसी को मुस्तरद किया है पीपल्स पार्टी ने और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल जो फार्मूला तैयार किया है, अब ये जो फार्मूला है इस पर अमल पैरा होगी पीडीएम या फिर पीपल्स पार्टी को उनके फार्मूले पर अमल पैरा होना पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है कौन किसकी पेस के साथ चलेगा? देखिए, जहाँ तक इन हाउस तब्दीली की बात है, मेरी पीएमएलएन के बहुत सारे लोगों से बात हुई है। उनका ख्याल है कि अगर इन हाउस तब्दीली की तरफ जाते हैं तो सारी तहरीक जो है ये बेड़ा गर्क हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन हाउस तब्दीली का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। और अगर हम पहले ही एफर्ट में इन हाउस तब्दीली की तरफ जाते हैं और वो नहीं होती तो फिर जो लॉन्ग मार्च या धरना है वो फिर वो बिल्कुल वो फ्यूटाइल हो जाएगा, एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगी। 1 फरवरी को ये कोशिश करेंगे कि एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाए जिसमें पीडीएम की सारी वो हिस्सा लें और ये सेनेट के इलेक्शन के बाद होगा। और लॉन्ग मार्च के बाद जो आखिरी ऑप्शन है वो है ये जो आपने अभी बात की है कि इन हाउस तब्दीली की तरफ जाया जाए, ये आखिरी ऑप्शन ठीक है। चले, एक और बहुत अहम मामला बाबर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, वो है जनाब सीसीपी और लाहौर की तब्दीली का मामला। तो मुझे यहाँ पर नदीम कुरैशी साहब आपसे ये सवाल करना है कि जब उमर शेख साहब को लगाया गया था, आपको याद होगा आईजी पंजाब जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ने काफ़ी शोर किया था, उन्होंने मुखालफत की थी इस तैनाती की कि ये मेरिट के खिलाफ है, जूनियर सीनियर का रौला था। और उसके बाद अब वही खैर उनको ही हटा दिया गया और अब उनको फिर से हटाया गया उमर शेख साहब को और उनकी जगह पे गुलाम महमूद डोगर साहब है उनको अपॉइंट किया गया है। तो ये क्या डेमोक्रेसी में बार बार तब्दीली, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली रूटीन का हिस्सा होती है। बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सिर्फ एक टारगेट है कि पंजाब के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली ये सीएम का चीफ मिनिस्टर का प्रोगेटिव है और वो जहां समझते हैं कि मुझे इस ऑफिसर की जरूरत है, ये ऑफिसर बेहतर डिलीवर कर सकता है, तो वो उसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, विद इन द लॉ है। तो मैं समझता हूं
पाकिस्तान का और पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की पिछली 2.5 साल कारकर्दगी लोगों के लिए बड़ी हैरान कुन है कि जिस शख्स पर इतने बेटा जिसे तनकीद बर्दाश्त की हो, जिसको इतना सख्त किस्म का उसका मीडिया ट्रायल किया गया हो, लेकिन उस शख्स ने बड़ी शाइस्तगी से, बड़े धीमेपन से पंजाब को अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ऐसा सूबा बना दिया कि जिसकी बाकी पाकिस्तान के बाकी सूबे जिसकी मिसालें देते हैं। या आप तामीरात के हवाले से देख लें, प्रोजेक्ट के हवाले से देख लें। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती नदीम साहब, क्राइम रेट बढ़ रहा है, ज्यादती के वाकयात बढ़ रहे हैं, ढके छुपे नहीं है, सबको पता है ये मामलात हैं। अच्छा, मैं सलमान साहब आप मुझे ये बताएगा, आप इत्तेफाक करते हैं मेरी बात से? क्योंकि जो मेरे सुनने में आया वो यही बताया गया कि क्राइम रेट बढ़ने पे इन्हें फारिग किया गया और ये तब्दीली बार बार हो रही है, तो जाहिर सी बात है पहले ही इनकी तैनाती पर इतना शोर मचा था कि मेरिट के खिलाफ है, ठीक नहीं है, इनको नहीं लगाना चाहिए, तो उसके बाद फिर हुआ वही कि कुछ ही महीनों के बाद फिर तब्दील कर दिया गया। देखिए, अभी हुकूमती मौक़िफ़ आया है वो तो यही है कि क्योंकि वो जराइम को कंट्रोल नहीं कर सके थे और क्राइम रेट कम नहीं हो सका, उसकी वजह से उनको तब्दील किया गया है। अच्छा देखिए, अगर आप इतनी तवातर के साथ और इतनी तेजी के साथ और वक्फे से पुलिस अफसरान का, IG से लेकर नीचे सीनियर अफसरान का तबादला करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कोई भी पुलिस अफसर यहां परफॉर्म नहीं कर सकेगा। देखिए, बात ये होती है जो भी आएगा उसको एक लंबा स्टे चाहिए ना, अगर उसने अपनी पॉलिसी को लेके चलना है। अभी आपने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर के टीवी पे इंटरव्यू चल रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर तो उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे उमर शेख साहब की, और कह रहे थे कि उनके आने से कब्जा ग्रुपों को हमने बड़ा लगाम दिया है और बड़े लोगों को पकड़ा है। और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन ये है कि कई कब्जा ग्रुपों के लिए जो अपना CCP लाहौर थे वो एक दर्द सर बन गए थे और उन्होंने कई लोगों के जो कब्जों के प्लॉट थे वो छुड़वा के उन औरतों को वापस किए हैं। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि जी उनके क्राइम रेट जो है वो बढ़ गए थे, तो ये तजाद है हुकूमती पॉलिसी के अंदर। चलें, ये तजाद भी है और ये जो बार बार ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली है, ये किसी और तरफ इशारा भी है। क्या इसमें सियासत कार फरमा है, हो क्या रहा है? बाबर डोगर साहब, असल कहानी क्या है? देखें, उमर शेख साहब के साथ भी वही हुआ जो मेजर आदम सुलेमान के साथ हुआ था। मेजर आदम सुलेमान को चीफ सेक्रेटरी लगाया था फेडरल गवर्नमेंट ने और वज़ीर आला पंजाब की मर्ज़ी के बरक्स लगाया गया था। इसी तरह से उमर शेख साहब को जो CCPO लाहौर लगाया गया, ये शहजाद अकबर साहब की चॉइस थी। उन्होंने इमरान खान से बात की और चीफ मिनिस्टर पंजाब की मर्ज़ी के बगैर उनको यहाँ पर लगा दिया गया। जब उमर शेख साहब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जितनी भी मीटिंग्स हुई तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को उस तरह से वो रिस्पोंड नहीं करते थे। जो मेरी इत्तलात है, बहुत सारी ऐसी मीटिंग में जब उनसे पूछा जाता था लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तो वो उसको बड़ा लाइटली लेते थे और ये कहते थे जी मैं कब्जा ग्रुपों के खिलाफ तो काम कर रहा हूँ, अब इतनी सारी चीज़ें एकदम कठिन नहीं हो सकती। चीफ मिनिस्टर उनसे खुश नहीं थे, बहुत सारी चीज़ों पर पंजाब गवर्नमेंट उनसे खुश नहीं थी। इसी वजह से अल्टीमेटली उस्मान बुज़दार साहब ने इमरान खान साहब से बात की। उनका ख्याल था कि चीफ जो भी CCPO हो डायरेक्टली पंजाब गवर्नमेंट के अंडर हो, उनकी कमांड के अंदर हो, जबकि उमर शेख साहब ये समझते थे कि चौंका शहजाद अकबर ने उनको लगवाया तो वो फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा जवाबदेह हैं और पंजाब गवर्नमेंट को इतना जवाबदेह नहीं है। यही वजह है कि वो एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान और अल्टीमेटली उस्मान बुज़दार जो थे वो प्रवेल कर गए और वो अपनी मर्जी का CCPO ले आए हैं। जो मेन रीज़न थी वो यही थी। थोड़ा सा बता दें ज़रा गुलाम महमूद डोगर साहब के बारे में भी, उनकी क्रेडिबिलिटी और उनका जो हिस्ट्री है उसके हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। देखिए, वो लाहौर में सर्व कर चुके हैं, इससे पहले DIG इन्वेस्टिगेशन रहे हैं, इसके अलावा फैसलाबाद में वो RPO रहे हैं, वहाँ पर उनकी सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उनका रिकॉर्ड अच्छा है। तो इसी वजह से उनको लाया गया कि लाहौर में जो कंपैरिजन किया गया पिछले साल की निस्बत 35% क्राइम जो है वो बढ़ा है। तो यही वजह कि क्राइम रेशो जो बड़ी है इसको नीचे लाने के लिए अब नए CCPO को लाया गया है। देखिए अब उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है, लेकिन इतलात यही है कि उस्मान बुज़दार जो थे वो उमर शेख से खुश नहीं थे और उमर शेख भी कोई खास सीरियसली चीफ मिनिस्टर को नहीं लेते थे। सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नदीम साहब, मेरा आपसे सवाल है, ये आप लोगों ने इत्तेहादियों से राब्ते बड़े तेज कर दिए हैं, आज भी आप लोगों का वफ्द जा रहा है मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा सरदार रहीम से मुलाकात करने, तो ये राब्ते तेज करने की वजह क्या है, क्या चल रहा है? देखिए, हमारे इत्तेहादियों के साथ हमेशा से राब्ते बड़े अच्छे रहे हैं। नहीं, MKM के साथ तो नहीं रहे ना, वो तो बार बार ये गिला करते रहे कि आप लोगों ने मुतालिबात शुरू दिन से किसी एक पर अमल दरामद नहीं किया, ना शुरू करवाया।
देखिए, गवर्नमेंट की तो हमेशा कोशिश होती है कि अवाम उन्नास को हर तरह का बेनिफिट बरवक्त पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल से हम सब आगाह हैं। लेकिन हमने किसी भी वक्त अपने किसी इत्तेहादी को ना बिट्रे किया है, ना किसी को धोखा देने की कोशिश की है। जब ज्वाइंट गवर्नमेंट होती हैं तो उसमें इश्यूज के ऊपर इख्तलाफ राय नेचुरल है, लेकिन उस इख्तलाफ राय को बैठकर हल करना ही असल सामने PMLQ हो, यहाँ MQM हो या हमारी दीगर इत्तेहादी जमातें हो, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि इन इत्तेहादियों के साथ हम अपने एजेंडे पर अमल करते हुए आगे बढ़े और पाकिस्तान की आवाम को चुके। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। आप लोगों ने हमेशा से कोशिश की है। बाबर डोगर साहब, पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब बाहर निकले, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात, कल उनकी मौलाना साहब से मुलाकात हुई है, पीर साहब पगारा का उन्होंने बोला पैगाम लेकर आया हूँ। ये चल क्या रहा है? क्योंकि इस इन मुलाकातों से परसेप्शन हुकूमत के बारे में जा रहा है कि शायद वो लोग प्रेशर में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मामलात कुछ मुज़ाकरात की तरफ आएँ और एज अ नुमाइंदा उन्हें भेजा जा रहा है। और आज अभी ये मुलाकात सरदार रहीम से जो PTI के वफ़द की हो रही है, क्या चल क्या रहा है ये? देखें, शहबाज शरीफ कई दफ़ा नेशनल डायलॉग की बात कर चुके हैं और वो नेशनल डायलॉग के हामी भी हैं। वो ये चाह रहे हैं कि, और वो PMLN के अंदर उन पर ये भी छाप लगी हुई है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। हाँ। तो फंक्शनल लीग जो है वो गवर्नमेंट की इत्तेहादी भी है और कोई ना कोई एक रास्ता निकालना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट भी ये चाह रही कि डायलॉग का ये रास्ता आगे बढ़ना चाहिए। अगर डायलॉग का ये रास्ता आगे बढ़ता है या डायलॉग, तो ये डील क्या है बाबर साहब? डील का तो पता चले, कुछ ना कुछ तो लेके जा रहे होंगे ना दुरानी साहब। तो डायलॉग नहीं हो सकते। जी जी, दुरानी साहब कुछ ना कुछ तो लेके जा रहे होंगे ना, डील है क्या? सर सिर्फ यही है कि कोई के डायलॉग होने चाहिए, डायलॉग के ज़रिए से बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, सिर्फ यही पॉइंट है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। शहबाज शरीफ जो है वो डायलॉग के हामी हैं। अब गवर्नमेंट ने अगर डायलॉग करने हैं अगर तो वो उन लोगों से करेंगे जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ PMLN के सदर हैं, पार्लियामेंट अपोजिशन लीडर है। जो भी डायलॉग होंगे वो अपोजिशन लीडर के साथ होंगे। मरियम उस तरीके से पार्लियामेंट का हिस्सा शरीफ साहब नहीं है, शहबाज शरीफ साहब एक ऑप्शन है, सभी उनसे मुलाकात भी हुई है। आगे भी बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक में नाज़रीन लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है सियासी सूरत हाल की और PDM के प्लेटफॉर्म से क्या निकलेगा और ये नया साल जिसका आज पहला दिन है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये साल तरक्की का साल है, मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने का साल है, कोई भूखा नहीं सोएगा, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। तो ये मईशत का पहिया कैसे चलेगा और आगे ये आने वाला साल किस तरह का रहेगा, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। हमें बाबर डोगर साहब ने ज्वाइन किया हुआ है और इसके अलावा सलमान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो बाबर साहब, ये जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये साल जिसको कि उन्होंने कहा है कि मईशत की बहाली में इसको हम मज़ीद लगाएंगे और मज़ीद मुस्तहकम करेंगे मईशत को, और जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की है, आपको क्या लग रहा है ये किस हद तक दुरुस्त बात है और इस पर अमल कर पाएंगे वो? देखिए, मैक्रो लेवल पे तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मसला ये है कि आम आदमी तक उसके असरात नहीं पहुंच रहे। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। साल शुरू होते सारी पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई, बिजली की कीमत भी बढ़ गई और उसके साथ साथ गैस की कीमत भी बढ़ गई। अब मुझे एक बात बताएं कि इसके असरात तो नेगेटिव जाएंगे, आगे महंगाई पर काबू हो नहीं रहा, ये उसके साथ बिजली भी बढ़ गई, गैस भी बढ़ गई, पेट्रोल भी बढ़ गया, महंगाई में एक और इजाफा होगा, तो आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा? अभी तक जो बड़े बड़े इंडिकेटर्स हैं कि इतने डॉलर्स बच गए हैं, आपकी बरामदात बढ़ गई हैं, आप ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि इसके असरात आम आदमी तक कब पहुंचेंगे, जो कि मुझे तो इतनी जल्दी नज़र नहीं आ रहे कि आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो अगर ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर 2021 में गवर्नमेंट आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम रहती है तो फिर 2022 तो फिर उसमें इलेक्शन की तैयारियों का साल है, फिर गेम गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाएगी। 2021 में इन्हें हर सूरत में डिलीवर करना होगा, परफॉर्म करके दिखाना होगा, रिलीफ एक गरीब बंदे तक पहुंचाना होगा।
बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। इस वक्त माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। इससे पहले कि मैं सलमान साहब की तरफ जाऊं, थोड़ा सा खुर्रम साहब का टेक ले लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या और मुआशी लिहाज से ये फिगर्स नंबर गेम्स हो क्या रहा है। खुर्रम साहब, जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि ये साल 2021 का साल जो है ये मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने का साल होगा, महंगाई को कम करेंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा, प्रोजेक्ट शुरू होंगे, आपको लगता है कि ये वादे वफा हो पाएंगे? जी देखें, डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी हैं जो कि इंडिकेट तो करती हैं कि थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, बट ये बात ठीक है कि बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है और दो बड़े इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और एक तो उसमें जो है महंगाई की शरह है, वो अभी भी जो दिसंबर की जो शरह आई है इसको जो है 2, 3, 4% तक लाना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। और दूसरा ग्रोथ जो है इस वक्त हमारी इकोनॉमी में उतनी नहीं है और ये अच्छी बात है कि इकोनॉमी जल्दी खुली है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो कंस्ट्रक्शन पैकेज को एक्सटेंड किया है और उसके साथ साथ और कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स थोड़े से बेहतर आए हैं दिसंबर के, तो मेरे ख्याल में ग्रोथ पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, ग्रोथ को बढ़ाने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर में और ह्यूमन कैपिटल दोनों में। तो ये दो चीजें अगर हो, महंगाई में कमी हो और ग्रोथ आए जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, रोजगार में इजाफा हो, फिर मेरे बेहतरी सही मायनों में जो है वो नजर आएगी। अच्छा, मेरे ख्याल में बहुत काम करने की अभी जरूरत है। अच्छा, मुझे ये बताएगा, उनकी चीज़ें आप ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। कल ऐलान किया गया कि फिक्स टैक्स रिजीम में 1 साल की तौसी कर दी गई है, तो ये तो जो इनका मंशूर था उससे बिल्कुल ऑपोजिट बात है। अगर आप टैक्स का निज़ाम जो कि बिल्कुल अदल की बुनियाद पर बनाया गया हो, उसमें तो फिर ये नहीं हो सकता ना कि आप टैक्स को फिक्स कर दें रिजीम और 1 साल के लिए वो भी। तो ये तो इन्होंने अपनी पॉलिसी से ही राफ कर लिया जिसकी बुनियाद पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि सिर्फ अभी नहीं बल्कि पिछले 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है। एमनेस्टीज मेरे ख्याल में 2 से 3 एमनेस्टीज जो है वो आई हैं। इस गवर्नमेंट के खाते में भी अच्छी खासी एमनेस्टीज हैं, पिछली गवर्नमेंट भी एमनेस्टीज देके गई थी। एमनेस्टी का मतलब ये होता है कि जिन्होंने लूटा है इस मुल्क को, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने जो है काला धन जो है बनाया है, उसको आप ये कह रहे हैं कि जी आपको माफ कर दिया गया है और आप बस और इसका एक मसला ये है कि एक मरतबा नहीं है, ये बार बार हम जो है वो माफी दे देते हैं। जब बार बार पाले देने वाले हैं जो भी पैसा कमाते हैं 2 नंबर तरीके से और जो है वो ब्लैक मनी क्रिएट करते हैं या ग्रे इकोनॉमी क्रिएट करते हैं, उनके लिए ये इंसेंटिव होता है कि जी हम हमेशा निकल जाएंगे इसमें से और एक और एमनेस्टी आ जाएगी। और डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक तरफ अगर प्रमोट किया जा रहा है तो दूसरी तरफ ये एमनेस्टी एक और जो है उसको एक्सटेंड किया गया है। ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि जी आप ठीक हो गया। आप हमारे साथ में खुर्रम साहब, सलमान आबिद साहब, ये क्या हो रहा है? ये तो लोगों को मौका दिया जा रहा है कि भाई काला पैसा अगर है उसको सफेद कर लो। देखिए, उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त माशी मामला है उसमें अगर हुकूमत बड़े और सख्त फैसले करती है और कड़े फैसले करती है तो फिर जो आप अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने की बातें कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले आते ही यही किया था कि हम एक बड़े सख्त किस्म के फैसले करेंगे और किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे। उसका असर हमने देखा कि मुल्क के अंदर से इंटरनल इन्वेस्टमेंट भी कम हुई और एक्सटर्नल इन्वेस्टर भी कम हो गए। और उसके बाद जब हमने इस्लाहात करने की कोशिश की तो हमें उसमें बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान का जो इस वक्त का मौजूदा माशी और सियासी सिस्टम है उसमें अगर आप बड़े बड़े कड़वे कड़वे फैसले करने की कोशिश करेंगे तो ये जो ताकतवर गिरोह हैं जो मईशत में भी हैं, सियासत में भी हैं, ये सब लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हुकूमत को एक समझौता तो करना पड़ा है, जैसे अभी खुर्रम साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने इकॉनमी रिवाइव करनी है तो ये समझौते तो हमें निचली सतह से और मुख्तलिफ तबकों के साथ करने पड़ेंगे, सिर्फ कंस्ट्रक्शन बिजनेस के साथ नहीं, और भी दीगर शोबे जो है। यहीं पर रुकिएगा बाबर डोगर साहब, माजर चाहूंगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारा ओढ़ना बिछोना रह गई है, सिर्फ इसी को बूम करना चाहिए, इसी का रिवाइव होना चाहिए, इसी को हम लोगों ने मजीद बेहतर करना है। आईटी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, उसके हवाले से बात नहीं की जा रही है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है कि इसके बाद जनाब सीमेंट भी है तो सरिया भी है, ये भी है, वो भी है। आपको समझ आ रही है क्या हो रहा है?
बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि सारे जो सेक्टर्स हैं उनको उन पे फोकस करना चाहिए, सारे सेक्टर्स को साथ लेके चलना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें रिफॉर्म्स लेके आनी चाहिए। उनको इस तरह की टैक्स वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक शोबे को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और जो कि बाकी ठीक है, उससे कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है इससे आपने 1 करोड़ घरों की बात की हुई है, हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ लोगों को बेनिफिट मिले, लेकिन अल्टीमेटली जब तक बाकी सारे सेक्टर साथ लेके नहीं चलेंगे उस वक्त तक इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि जो आपकी ब्लैक मार्केट है, जो आपकी ब्लैक इकोनॉमी है, वो भी तो उसको भी तो आपने कोशिश करी, जिस तरह से टैक्स इम्यूनिटी दी जा रही है, टैक्स एमनेस्टी दी जा रही है, मैं तो इसको बिल्कुल इसके हक में हूँ कि दी जानी चाहिए, ताकि आपका जो काला धन है उसको भी आप इकोनॉमी में वो भी अपने आप को इकोनॉमी में लेके आए, ताकि आपकी इकोनॉमी आगे चले। अगर आप जिस तरह से गवर्नमेंट आई और जिस तरह से इन्होंने टैक्सेशन के सिस्टम को सख्त किया, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो आपके सामने आ गया। अब इनको ये समझ लगी कि नहीं, हमें दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा अगर आप इकोनॉमी की रिवाइवल चाहते हैं, इकोनॉमिक साइकिल को चलाना चाहते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि सारे सेक्टर जो हैं उनको इक्वली साथ लेके चलें, ताकि इकोनॉमी जो है वो रिवाइवल की तरफ जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, इन सब को इक्वली इम्पोर्टेंस के साथ, सिग्निफिकेंस के साथ आगे लेके चलें। सही, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी खुर्रम साहब के वज़ीर आज़म ने ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि पिछले 4 से 5 महीने से हमारा मुल्क कर्ज़ों के बगैर चल रहा है, हम बैलेंस ले आए हैं अपनी आमदनी और अपने अखराजात में। इस बात में कितनी हकीकत है और क्या हमें खुश होने की ज़रूरत है या फिर ये भी सिर्फ टेम्परेरी है और ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, देखें, बात यह है कि टैक्सेस तो जो है हमारे पास नहीं है, उस तरह से ग्रोथ नहीं आ रही। 25% के टैक्सेस की जरूरत है ग्रोथ की इस साल, और आपकी जो जीडीपी है या इकोनॉमिक ग्रोथ है या तरक्की जो है वो मेरे ख्याल में 1 से 2% एक्सपेक्टेड है। तो 1 से 2% एक्सपेक्टेड ग्रोथ के साथ और महंगाई की शरह 8% के साथ अब 25% टैक्स अचीव करना मुमकिन ना होगा बगैर रिफॉर्म्स के, नंबर 1। दूसरा ये है कि आप जो कह रही हैं कि जी हम लोन्स के बगैर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोन्स हमने लिया हुआ है कि हमने थोड़ा सा उसमें जो फॉरेन लोन्स हैं उसमें शायद इतना ज़्यादा जो है वो ग्रोथ नहीं आई है। लोकल लोन्स अपनी जगह चल रहे हैं, लोकल मार्केट से लोन गवर्नमेंट लेती है, हर हफ्ते लेती है, हर 2 हफ्ते में लेती है, हर महीने अच्छे खासे पैसे उठाती हैं लोकल जो है वो मार्केट से। तो लोन तो अपनी जगह हम ले रहे हैं, क्योंकि टैक्सेस जब नहीं होंगे तो हम लोन से ही अपने अखराजात पूरेंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये कि अखराजात को कम नहीं किया जाता। जब अखराजात को कम नहीं किया जाता, जो भी आपके पास रिसोर्सेज होती हैं वो ये इस तरह से है कि आपने एक तरफ नल खोला हुआ है और दूसरी तरफ आप टैक्स लगाते रहे और पानी भरते रहे। आप कहेंगे जी मेरा पानी कहाँ जा रहा है, और आप नल को नहीं बंद करें, इसको हम नहीं कम करें। अखराजात का मेन मसला है, गवर्नमेंट खुद अपने आप को कम करे, छोटा करे, फेडरल गवर्नमेंट कम करे, अपने अखराजात को कम करे, एम्प्लॉइज को कम करे और अपना एफिशिएंट तरीका जरा बनाए। डिजिटल इकोनॉमी का दौर है आजकल, उसकी तरफ जाए, एफिशिएंसी लेकर आए, प्रोडक्टिविटी लाए। बहुत सारे काम है जो करने हैं, रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। जब रिफॉर्म्स नहीं होते ये होता है कि हम जो है वो छोटी मोटी एडजस्टमेंट करते हैं, उससे थोड़ा सा बेहतरी आती तो हम कहते हैं सब बेहतरी होगी, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि जो आमदन और अखराजात का जो फर्क है वो एक्चुअली बढ़ा है लास्ट क्वार्टर में, कम नहीं हुआ, वो बढ़ गया है। इसका मतलब ये कि आपके पास टैक्सेस कम थे, अखराजात ज्यादा हुए, तो आमदनी अखराजात में अभी भी बहुत डिसबैलेंस है, अभी भी बहुत डिसबैलेंस है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अल्लाह ताला चीज़ों को बेहतर करे, और जैसे हुकूमत कह रही है कि आगे चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, या परफॉर्म करके दिखाने का वक्त है, तो हकीकत में भी ऐसा हो और एक गरीब आदमी तक रिलीफ पहुँचे, वो सब्सिडी पहुँचे जो उसका हक उसको मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब, सलमान आबिद साहब, बाबर डोगर साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। देख लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कोरोना पर बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस के हवाले से अब हम बात करेंगे क्योंकि मुल्क में इसकी दूसरी लहर है और अगर मैं आज के दादोशुमार आपको बताऊं तो 24 घंटों में 71 अफराद मुल्क अजल बन चुके हैं, 2463 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और सिंध में 2,15,000 से ज़ायद केसेस के साथ सिंध इस वक्त सर फहरिस्त है। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नौशीन। डॉक्टर नौशीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या सोचा जा रहा है हुकूमती लेवल पर, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत इस वक्त ख़राब होती नज़र आ रही हैं, तशवीशनाक सूरत हाल है और सिंध इस वक्त सर फहरिस्त है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं समझती हूँ कि हम काफ़ी ख़तरनाक हालात हैं इस वक्त और इस वक्त सिचुएशन जो है वो हॉस्पिटल्स में भी और बाकी तरफ भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी हॉस्पिटल्स में भी कैपेसिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है, केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ हिकमत अमली तब्दील करने का सोचा जा रहा है? जी, हिकमत अमली तो ऑलरेडी आप देखें कि सारी गवर्नमेंट की तरफ से तो सारे सिस्टम्स जो है वो इन प्लेस हैं। SOPs के तहत महदूद पैमाने के ऊपर रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं उसको जारी रखने की इजाज़त तो दी गई है, क्योंकि टोटल लॉकडाउन जो है वो हम लोग उसके मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते हैं। मगर लोगों की कोऑपरेशन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो SOPs गवर्नमेंट बता रही है उसके ऊपर अगर अमल दरामद करें तो मैं समझती हूँ कि हालात में बेहतरी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसमें सख्ती करना पड़ेगी। SOPs को फॉलो कराने के लिए, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कुछ ऐसी हिकमत अमली बनाना पड़ेगी कि शहरी उसको सख्ती से फॉलो करें। क्योंकि अभी मीटिंग हुई है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वालों की, वो लोग भी बज़द हैं कि सख्त SOPs के साथ चाहे लेकिन स्कूल्स को खोलने की इजाज़त दी जाए, तो इस पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी देखिए, अभी तक तो गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड लिया हुआ है कि स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद रखा हुआ है, क्योंकि पिछली जो सेकंड वेव जब स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले थे और वहाँ पर बहुत सारे केसेस जो थे वो रिपोर्ट हुए थे और गवर्नमेंट भी रैंडम चेकिंग कर रही थी इन अदारों की और वहाँ से पॉजिटिव केसेस निकले, तो उसके बाद फिर ये डिसीजन लिया गया। और अब बाकी भी जिस तरह से मार्केट प्लेसेस को जल्दी बंद करने के लिए कहा गया है और इंडोर रेस्टोरेंट जो है वो सिर्फ ओपन एयर में इजाज़त दी गई है। इसी तरह शादी हॉल्स के ऊपर भी बहुत सख्त SOPs हैं कि उनकी अगर वेंटिलेशन या ओपन एयर में इवेंट्स किए जाएं तो उसके अलावा फाइन्स किए जा रहे हैं। जहां पर देखा जा रहा है कि SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है वहां पे फाइन्स भी हो रहे हैं, दुकानें सील भी हो रही हैं, रेस्टोरेंट्स की जो मालिकान नहीं अमल दरामद करे वहाँ कुछ जगह पे गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अच्छा डॉक्टर नौशीन, थोड़ा सा वैक्सीनेशन के हवाले से मैं चाहूँगी कि आप बताएं, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि एक्सपो सेंटर को भी इस हवाले से मतलब मखसूस कर दिया गया है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन के हवाले से काम होगा या वैक्सीन के लिए उसको सिर्फ यूज़ किया जाएगा, तो ये किस तरह काम होगा, वहाँ पर क्या कुछ होगा, कुछ बताएंगे आप? जी देखिए, इस वक्त NCOC ने एक सिस्टम डेवलप किया है, NIMS, नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और ये नादरा के साथ कनेक्टेड होगा और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन होगी और उसके तहत जो ये वैक्सीनेशन, चूंकि ये एक मास स्केल पे होनी है, हमने अपनी सारी पॉपुलेशन को स्टेजेस में कवर करना है, तो इसलिए इसके लिए एक बाकायदा सिस्टम की जरूरत थी जो कि अपने बनाया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला नादरा के थ्रू और ये सारी ऑन रिकॉर्ड जो वैक्सीनेट होता जाएगा जी। तो ज़ाहिर वैक्सीनेशन सेंटर्स तो बनाने पड़ेंगे और उसके साथ ही ये सिस्टम चलेगा और गवर्नमेंट के एलोकेटेड जगह होंगी और उनमें ये भी होगा कि जहाँ जहाँ पर एलोकेशन होगी वहाँ पे ये वैक्सीनेशन जो है ये प्रोवाइड की जाएंगी। चलें ठीक है, चलें उम्मीद करते हैं, नया साल है, नए साल का पहला दिन है, इसी उम्मीद के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि वैक्सीन जल्द पाकिस्तान में एक गरीब आदमी के लिए मुयसर होगी और वो उसको लगवा पाएगा और बड़ी डिसिप्लिन के साथ और बड़ी मतलब स्पेशल मैनेजमेंट के साथ के सारा काम होगा और जल्द अज जल्द लोग वैक्सीनेशन हासिल कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नौशीन, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। जाते जाते मैं नाज़रीन फिर से कहूँगी, हुकूमत पाकिस्तान
पाकिस्तान से अपील करूंगी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करूंगी, चेयरमैन पेमरा की तैनाती जिसको कि कहा जा रहा है मेरिट के खिलाफ है और उनको उनके ओहदे से हटाया जाए। 17वां रोज़ है, सहाफ़ी हुकूमती एक्शन के मुंतज़िर हैं कि कब उनको ओहदे से हटाया जाएगा और किसी ऐसे शख्स को उस ओहदे पर तैनात किया जाएगा जो कि वाकई में उस ओहदे का हकदार है और बिल्कुल मेरिट के मुताबिक उसकी तैनाती होगी। जब तक ऐसा नहीं होगा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। तो वज़ीर आज़म से हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि उनको ओहदे से बरतरफ किया जाए और एक काबिल शख्स को जो कि अहल हो, मेरिट पे पूरा उतरता हो, उसको उस ओहदे पर तैनात किया जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।